नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू, बोले तो एकदम बिंदास सब चेक। देखिए, आज हमारा रिवीजन शुरू हो रहा है T1 11th क्लास अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो इसकी पूरी रूपरेखा बताया तो मैं कैसे कैसे काम करूंगा इसमें रिवीजन में। हम आराम से पहले थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और दूसरी बात क्या होगा, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के साथ साथ फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे। फिर आपको होगा एक टेस्ट विद ओएमआर शीट। क्लियर है? आपको ओएमआर शीट का पूरा एक रूबरू करके एक्सपीरियंस दिलवाऊंगा। चाहे वो आप 11th में हो तो 12th के लिए आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू, 11th के लिए तो मिल ही रहा होगा, 12th के लिए भी आपको एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाएगा। क्लियर है? देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। लिखा मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस है, बट एक बात पहले बोल दे रहा हूँ, हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो T1 में हमारा सिलेबस आ रहा है वो है जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड लेजर। तो बेटा मैं पहले जो बात करूंगा, नॉर्मली जर्नल की ज्यादातर मेरी बात होगी, लेजर की बात मेरी थोड़ी सी कम होगी। क्लियर है? नहीं है? फिर कुछ बच्चों को लेजर का अंदाजा है, कुछ बच्चों को लेजर का अंदाजा नहीं है। तो जिनको नहीं है पहले वो लेजर का अंदाजा लेंगे, फिर हम लेजर की बातें करेंगे। तो बेटा इसलिए इसको जर्नल लेजर जो होते हैं, वो जर्नल लेजर, एक आता है चैप्टर आपका ट्रायल बैलेंस, फिर एक चैप्टर आपका आएगा T2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला जो चैप्टर है, ये कुल मिला के आपका एक चैप्टर में कवर होते हैं। उस चैप्टर का नाम होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसे आप अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हो। क्लियर है? नहीं है? तो कभी कोई तुमसे पूछे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका कंबाइंड नेम क्या, हम इसे अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस कह सकते हैं? तो आप कहना हाँ, हम इसे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। देखो, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, और मेरे लेक्चर में जहां जहां पर भी की पॉइंट्स आते हैं, की मतलब एक इंपॉर्टेंट बातें आ रही है जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो उन बातों को हिंदी इंग्लिश में जैसे तुम्हारा मन करे अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में लिखते रहना। मैं ये नोट्स भी आपको भेज दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है? तो बेटा देखो, यहाँ पर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम की। तो बेटा याद रखना, जो आपका जर्नल है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपकी बिजनेस के अंदर क्या होती है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती है। याद रखना मेरे बेटा, कभी कोई तुमसे पूछे एमसीक्यू में कि कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो तुम बोलोगे मॉनिटरी, या जिन्हें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हो। मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी पॉसिबल है, उन्हें हम फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को तुम सबसे पहले क्या करते हो मेरे बेटे जी, रिकॉर्ड करते हो। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। फिर जर्नल से कहाँ जाता है? लेजर में। लेजर से कहाँ जाता है? आपको ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाता है मेरे बेटा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर ही नहीं है? बेटा जर्नल को क्या क्या बोलते हैं? इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है? जर्नल। कोई बच्चा लेजर में टिक ना कर दे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनकी जर्नल। ये सब प्राइमरी बुक भी कहते हो, ये सब सब्सिडरी बुक भी कहते हो। और ये एक रिकॉर्डिंग फेस होता है। याद रखना मेरे बेटा, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं वो कहाँ, जो अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री का मतलब है सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तुम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। इसे प्राइमरी बुक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें जर्नल नहीं आया तो तुम्हें कुछ भी नहीं आ सकता। तुम्हें अगर जर्नल नहीं आया तो तुम्हें कुछ भी नहीं आ सकता। यानी कि अगर जर्नल आ गया तो तुम्हें लेजर, तुम्हें ट्रायल बैलेंस, तुम्हें फाइनल अकाउंट, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। दैट इज योर प्राइमरी बुक, यानी कि तुम्हारी बेसिक बुक है ये। इसे सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, याद होगा तुम्हें कि जर्नल की जगह एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट। आने वाली क्लासेस में इसका भी हम रिवीजन लेने वाले हैं। सब्सिडरी बुक, जिसके अंदर हमारी 8 बुक आती थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर। तो बेटा ये बताया गया था, जहां आप जर्नल बनाते हो वहीं आप सब्सिडरी बुक बना सकते हो। जहां सारी ट्रांजेक्शन एक बुक में लिखते हो ये जर्नल है, जहां सारी ट्रांजेक्शन एक बुक में लिखते हो, जर्नल में लिखते हो, वहीं जर्नल को स्प्लिट कर देते हैं, और स्प्लिट करके मतलब उसे 8 किताबों में तब्दील कर देते हैं, और उन 8 किताबों का नाम रख देते हैं सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक इज इक्विवेलेंट टू जर्नल, जर्नल इक्विवेलेंट टू सब्सिडरी बुक। ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। या आप ये कह सकते हो कि सब्सिडरी बुक और जर्नल एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, एक दूसरे की जगह यूज होते रहते हैं। सब्सिट्यूट का मतलब है कि अगर तुम दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो कि भैया कोका कोला दे दो, ठीक है ना, तो कहता है कोका कोला तो नहीं है, पेप्सी दे दूं? तो भैया हाँ पेप्सी दे दो। अगर पेप्सी नहीं होता तो भैया थम्स अप दे दूं? हाँ थम्स अप दे दो। पीनी हमें काली वाली कोल्ड ड्रिंक है। तो ये क्या है कुल मिला के? ये कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे की सब्सिट्यूट है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? एक बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी बन सकता है तुम्हारा कि जर्नल कौन सा फेस होता है, मतलब अकाउंट का कौन सा फेस है जर्नल?
ठीक है ना। अकाउंट का कौन सा फेस होता है, जर्नल। तो तुम बोलना अकाउंट का रिकॉर्डिंग फेस होता है। कौन सा फेस होता है, रिकॉर्डिंग। जबकि जो तुम्हारा लेजर होता है वो प्रिंसिपल बुक होती है। क्या होती है मेरे बेटे जी, प्रिंसिपल बुक। फिर मन में एक सवाल आएगा, कोई बोले प्राइमरी बुक कौन सी होती है, तो जर्नल। कोई पूछे प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, तो तुम बोलना लेजर, लेजर, लेजर। थ्योरी की बात करें बेटा, लेजर होती है हमारी प्रिंसिपल बुक। बात क्लियर हो गई नहीं होगी। दूसरी बात मेरे बेटा ध्यान से समझना, क्या, इसे हम क्लासिफिकेशन फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, क्लासिफिकेशन फेज। जर्नल लेजर को क्लासिफिकेशन फेज भी कहा जाता है। जी, इसे प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि लेजर एक ऐसी बुक होती है जो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के बारे में, चलते हुए बिजनेस के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी। लेजर कौन सी बुक होती है, जो चलते हुए बिजनेस के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देगी, कितना खर्चा हो गया, कितना इनकम हो गई, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, कितना पैसा आया, कब आया, कितना आया, कहाँ आया, कैश में आया, बैंक में आया, कितना पैसा कब गया, कितना गया, कहाँ से गया, ये सब तुम्हें लेजर बताएगा, जर्नल नहीं बताएगा। लेकिन बिना जर्नल के लेजर बन ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें लेजर जर्नल जर्नल नहीं आएगा, तुम्हें लेजर आ ही नहीं सकता। तो क्लियर है। यहां से देखो कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन निकल रहे हैं। क्लियर है। इसे क्लासिफिकेशन फेज बोलते हैं। इसे रिकॉर्डिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्री ही रिकॉर्ड होती है, इसे रिकॉर्डिंग फेज कहा जाता है। इसे क्लासिफिकेशन फेज क्यों कहते हैं, ये मानो कि जर्नल जो होती है ना, वो एक तरीके की फ्रूट चार्ट होती है। क्या होती है मेरे बेटा जी, एक तरीके की फ्रूट चार्ट। इसके अंदर सारे फ्रूट मिक्सअप होते हैं। अंगूर भी है, संतरा भी है, केला भी है, हाँ है ना, बनाना भी है। भैया केला और बनाना एक ही तो होता है, ठीक है, ठीक है। तरबूज भी है, बात सब कुछ फ्रूट चार्ट है। तो उन फ्रूट चार्ट को अलग अलग कर देना, केले के पीस अलग कर दो, तरबूज के अलग कर दो, खरबूज के अलग कर दो, अंगूर के अलग कर दो। ये क्या, क्लासिफाई कर देना, यानी कि क्लासिफिकेशन फेज है। यानी कि क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है। एक्सपेंस अलग कर दो, छाड़ दो, एक्सपेंस कौन कौन से हैं, रेवेन्यू छाड़ दो अलग अलग, है ना, कैश वाला पैसा अलग छाड़ दो, बैंक वाला पैसा अलग छाड़ दो। ये क्या करता है, सारी एंट्रियों की, सारे अकाउंटों की छटाई कर देता है अलग अलग। क्लियर ही नहीं है, जिससे तुम्हें जिस अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए, तुम्हें वो जानकारी मिल जाए, और उस जानकारी का यूज करके तुम अपने बिजनेस को तरक्की पे लेके जा सकते हो। नाउ फिर आता है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। बेटा देखो, लेजर के बाद तुम्हारा आता है ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइंड फाइंड आउट वन साइडेड एरर। ये जो होता है, ये वो होता है, ये तुम्हारी एरर को बताने में। एरर का मतलब ये होता है, अगर तुम्हें 1% अगर आ जाए, तो ये वन साइडेड एरर को बताने में तुम्हारी हेल्प करता है। एक तरफा वाली गलतियां, भैया ये एक तरफा वाली गलतियां कौन सी होती हैं, तो बेटा इसकी बात मत करो। आने वाला चैप्टर होगा T2 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर तुम्हें बताऊंगा कि एक तरफा वाली गलतियां और दो तरफा वाली गलतियां क्या होती हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा समझना है तो ये समझ लो, गलती डेबिट की है या क्रेडिट की है, किसी एक जगह की गलती है, गलती डेबिट की है या क्रेडिट की है, तो इसे बोलते हैं एक तरफा वाली गलतियां। गलती डेबिट की भी है और क्रेडिट की भी है, तो समझे ना, दो तरफा वाली गलतियां हैं। ट्रायल बैलेंस दो तरफा वाली गलतियां कभी नहीं पकड़ता, सिर्फ एक तरफा वाली गलतियां पकड़ता है, दैट इज वन साइडेड एरर। कौन सी एरर, वन साइडेड एरर। ठीक है ना। ये अर्थमेटिकली एक्यूरेसी के बारे में बताएगा। ये कुल मिला के ये चेक करेगा कि जब तुमने लेजर जर्नल बनाया था, जब तुमने जर्नल बनाया था, तो तुमने तब भी डेबिट क्रेडिट करा होगा। लेजर बनाया था, तब भी तुमने डेबिट डेबिट क्रेडिट करा होगा। तो ये चेक करेगा ट्रायल बेस कि तुमने जितनी बार डेबिट करा है, क्या तुमने उतनी बार क्रेडिट भी किया है। तुमने जितनी बार डेबिट किया है, क्या तुमने उतनी बार क्रेडिट भी किया है। तो अगर हाँ, तो तुम्हारे खातों में गड़बड़ नहीं है, और अगर ना, तो तुम्हारे खातों में कहीं ना कहीं लेजर या जर्नल बनाते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बताता है तुम्हें। क्लियर है, नहीं है। फिर आता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट। सेक्शन 211 ऑफ कंपनी एक्ट। क्लियर है। बट अभी 211 चेंज हो गया बेटा, ये याद मत करना, ये चेंज हो गया है। पहले 211 था, अब चेंज हो गया, अब हो गया तुम्हारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 हो गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, चलो तो लिख लेना, ठीक है ना, ऑफ कंपनी एक्ट। इसके अंदर दो चीजें बनती है, एक बनता है पीनल अकाउंट और एक बनती है बैलेंस शीट। बेटा पीनल अकाउंट जो होता है ना, वो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। यानी कि तुम्हारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, ये पीनल अकाउंट बनाएगा, बताएगा। और इतनी चर्चा तो मैं तुम्हारे साथ कर भी चुका हूँ कि पीनल अकाउंट में क्या होता है, पूरे साल भर के खर्चे यहाँ डेबिट में आ जाते हैं, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस, और पूरे साल भर का इनकम रेवेन्यू क्रेडिट में आ जाता है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम। और अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ और एक्सपेंस कम हुआ, तो प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंस ज्यादा हुआ रेवेन्यू कम हुआ, तो तुम्हारा लॉस होगा। क्लियर है।
तो यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे परफॉर्मेंस को निकालने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, तो तुम बोल देना पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए। और कोई तुमसे पूछे बैलेंस शीट क्यों बनती है, तो कहते हैं ना बैलेंस शीट जो होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमारे बिजनेस की हालत कैसी है पैसों में, अच्छी है या बुरी है। यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो मामला बहुत अच्छा है। और अगर एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा दिख रही है, हाँ है ना, तो मामला गड़बड़ा रहा है, पोजीशन बहुत बेकार है। तो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, अमाउंट में, पैसों में हमारे बिजनेस की जो वर्थ होती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनती है, उसका नाम होता है मेरे बेटा जी बैलेंस शीट। ये आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात मेरे बेटा याद रखना, ये जो तुम जर्नल बनाते हो और लेजर बनाते हो, यहीं से ही शुरुआत हो जाती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। जर्नल और लेजर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एवरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, another one is credit। इसे ही बोलते हैं तुम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। देखो लिखा भी हुआ है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। कोई तुमसे पूछे एमसीक्यू में कि बताओ फादर ऑफ अकाउंट कौन है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जन्मदाता कौन है, तुम बोल देना फ्रा लुका पेसियोली, फ्रा लुका। द क्रेडिट लिखा है द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द डबल एंट्री सिस्टम इज गिवन टू फ्रा लुका पेसियोली, द फादर ऑफ अकाउंट। हु वाज द फर्स्ट ऑथर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब अलग अलग क्वेश्चन, फादर ऑफ अकाउंट कौन है, फ्रा लुका पेसियोली। फर्स्ट ऑथर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के कौन है, फ्रा लुका पेसियोली। क्लियर है नहीं है? या डबल एंट्री सिस्टम को बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, फ्रा लुका पेसियोली को जाता है। double entry system is based on one of the accounting concept dual aspect। डबल एंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें लिखा जाता है कि हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, one is debit, another one is credit। According to this concept, every monetary transaction has two aspects, one is credit, another one is debit। The whole process of accounting is based on double entry system। अकाउंट का पूरा प्रोसेस डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। Therefore, when we carry recording process of transition, we should record two aspect। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। याद रखना। कोई एडवांटेजेस की बात करें, क्या एडवांटेजेस होते हैं, सुनते हैं ना। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क इज एसर्टेन थ्रू ट्रायल बैलेंस। क्लियर ही नहीं है? यानी कि एक्यूरेसी, ये खाते सही है ये गड़बड़ है, ठीक है ना, ये कौन बताता है, ट्रायल बैलेंस बता देगा हमें। लिखा है ना एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क, जो तुमने करा वो सही है गलत, वो ट्रायल एक्यूरेसी चेक कर देगा, सही है गलत है, तुम्हारे खातों में गड़बड़ है या नहीं है, ये तुम्हें ट्रायल बेस बता देगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बिकम वेरी इजी। मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना बड़ा आसान हो जाता है यूजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, क्योंकि यहाँ पे डेटा बड़ा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल पोजीशन को निकालना बड़ा आसान होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। अवेलेबल डिटेल्स इंफॉर्मेशन, मतलब डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन, वही किससे लेना बाकी, किसको देना बाकी, क्या इनकम, क्या एक्सपेंस, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें ये अकाउंट देगा, बहुत तरीके से देगा। एंड कंपैरिजन पॉसिबल, ओहो ये बहुत बढ़िया फीचर है इसका कि अकाउंट के बेस पर तुम खुद को किसी और से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे जब मार्क्स आते हैं, तो जब तुम्हारे मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो जैसे तुम दूसरे बच्चे से जब कंपेयर करते हो, उन मार्क्स के बेस पर करते हो ना, उन रिकॉर्डेड मार्क्स के बेस पे करते हो ना, ऐसे यहाँ पर भी है। एक कंपनी के अकाउंट और दूसरी कंपनी के अकाउंट, एक कंपनी के अकाउंट और दूसरी कंपनी के अकाउंट, क्लियर ही नहीं है? एक कंपनी के अकाउंट और दूसरी कंपनी के अकाउंट को भी आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तनिष्का यहां तक क्लियर है? अकाउंट के बेस पर बोलो। यस सर। बहुत यस बढ़िया। सर। चलो अब देखो जर्नल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जर्नल देखो, ये ये बुलेट है मेरे अकॉर्डिंग, ये मैंने बुलेट बना रखे हैं, ठीक है, इनको पढ़ना। देखो मैंने जर्नल के बारे में सारी जितनी बातें लिखी हैं वही यहाँ पे दोबारा लिख दी है। ये प्राइमरी फेस होता है, मतलब प्राइमरी बुक होती है, पहला स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का। अ जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन
इसे पढ़ना बड़ा दिक्कत है मेरे लिए। क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, थैंक यू। दैट इज व्हेन दे अकर। ठीक है, थैंक यू मेरे लिए हेल्प करने के लिए। दोबारा बोलना, मैं सीखना चाहूंगा। क्या साइलेंट है इसमें? क्रोनोलॉजिकल। ठीक। chronological, क्रोनोलॉजिकल पढ़ लिया मैंने, थैंक यू। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज व्हेन दे अकर। व्हेन दे अकर का मतलब क्या है मेरे बेटा जी? व्हेन दे अकर, आप एक चीज देख रहे हो, अपनी कमियों को हाँ करना कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो व्हेन दे अकर, व्हेन दे अकर का मतलब है जैसे कोई ट्रांजेक्शन होगी हमारे बिजनेस में तभी रिकॉर्ड होगी, होने से पहले रिकॉर्ड नहीं होगी। व्हेन दे अकर, ध्यान समझना बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन निकल रहा है कि ये कौन से ऑर्डर में प्रिपेयर की जाती है, पता है आपको। व्हेन दे अकर, क्लियर है? जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक इन द लाइन विद डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक, ठीक है ना, इन द लाइन विद डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये एक फंडामेंटल बुक होती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट, मतलब फंडामेंटल बुक है एक तरीके से। फंडामेंटल बुक का मतलब क्या है? एक बेसिक बुक है, यही वो बुक है जहां से डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फंडामेंटल बुक, बेसिक बुक, यहीं से डबल एंट्री सिस्टम शुरू होगा, यहीं से ट्रांजेक्शंस को दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। इन जर्नल अकाउंटेंट पास जर्नल एंट्री बाय डिनोटिंग डेबिट और क्रेडिट। जर्नल के अंदर क्या होता है? जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। एक बात और बोलूं, यहाँ पे लिखा नहीं लिखा मुझे पता नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने के प्रोसेस को लिख लेना, जर्नलाइजेशन कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है बेटा जी? जर्नलाइजेशन। जर्नल एंट्री पास करने के प्रोसेस को जर्नलाइजेशन कहा जाता है। पासिंग जर्नल एंड, कोई पूछेगा ना जर्नलाइजेशन करो, दैट इज जनरल एंट्री बनाने की बात कर रहा है। पासिंग जनरल एंट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एविडेंस। ओ ओ ओ, ये तो आपको पता है, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है अकाउंट में, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कभी कोई तुमसे पूछे कि अकाउंट्स के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड की जा सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, मतलब जब तक हमारे पास किसी भी ट्रांजेक्शन के होने का सबूत नहीं होगा, दोबारा बोलूंगा, किसी भी ट्रांजेक्शन के होने का सबूत नहीं होगा तब तक वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे मान के चलो अगर मैंने कोचिंग के अंदर एक एसी लगवाया तो कोचिंग का एक खर्चा हो गया एसी, कोचिंग ने एक एसेट खरीदी, लेकिन वो एसी देखकर रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ एसी लग गया रिकॉर्ड कर दो, हमें इनवॉइस चाहिए, बिल चाहिए, उस बिल के ब्याह पर, उस एविडेंस के ब्याह पर रिकॉर्डिंग की जाएगी। एविडेंस का मतलब होता है मेरे बेटा वाउचर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल्स। क्लियर है? तो कई बार एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए जर्नल एंट्री किस बेस पर पास की जाती है, तो यानी कि एविडेंसेस के बेस पर, वाउचर्स के बेस पर, वाउचर भी कह सकते हो। द प्रोसेस ऑफ पासिंग, देखो लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री पास करने के प्रोसेस को जर्नलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये तुमने पढ़ लिया। ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड, ये ईड लिख दिया गलती से, ये इज है, ठीक है ना, इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब तुम जर्नल से, जर्नल की जो एंट्री है उन्हें लेजर के अंदर डालते हो ना मेरे बेटा, जब मैं लेजर सिखाऊंगा तो पोस्टिंग कहते हैं। कुल मिला के मैं एक बात बोलूं, जिन बच्चों को मैंने अभी तक लेजर नहीं सिखाया है उनको सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि बेटा तुम्हें जर्नल आ गया? हाँ सर आ गया। जर्नल के बाद मुझसे पोस्टिंग सीख लेना, तुम्हें लेजर अपने आप आ जाएगा। तो जर्नल और पोस्टिंग को मिला दोगे तो लेजर बन जाता है ऑटोमेटिकली। गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन क्लासिफिकेशन, मतलब ये लेजर बनाने में, क्लासिफिकेशन यानी कि लेजर, बोलो ना, क्लासिफिकेशन, जर्नल क्लासिफिकेशन करने में यानी कि लेजर बनाने में हेल्प करता है। और बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन, बिजनेस में कब क्या एक्टिविटी करी है, बिजनेस में कब कौन सी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हुई है, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल के अंदर होता है। जर्नल इंश्योर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब एक तरीके से कि कुल मिला के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है ये कि हाँ हमने कोई गलती नहीं करी है। जर्नल कहीं ना कहीं ये बताता है, मतलब नॉर्मली गलती जर्नल के टाइम पे कम होती है, लेजर के टाइम पे ज्यादा होती है। इसकी लिमिटेशन, कमियां, कमियां सुनना मेरे बेटा, इसकी लिमिटेशन क्या है? बल्कि एंड वॉल्यूमिनस, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, मतलब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कुछ ज्यादा ही होती हैं, मतलब बहुत
बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। ये तो आप अपनी बुकों में तो पढ़ते हो, कुल मिला के 20-30 ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम, नहीं तो 10-12 ही होती है ज्यादातर तो। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में बिजनेस के अंदर बहुत ट्रांजेक्शन होती हैं। अब एग्जाम्पल की बात करो कि अगर अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पे 100 स्टूडेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यानी कि कभी कोई फीस देता है कभी कोई फीस देता है, तो मेरे लिए 100 एंट्री तो वैसी हो गई। हाँ ये ना, एक महीने की 100, यानी कि 12 महीने की 1200 एंट्रियां बल्कि हो रहा है। और ये सिर्फ पैसे आने की एंट्री है, खर्चों की भी एंट्री होती होंगी, छोटे बड़े खर्चों की, तो ये बहुत बल्कि होता है, ठीक है ना। और इसके बल्कि होने से पता है क्या होता है, दिक्कतें क्या आती हैं, मतलब एक तरीके से जो ये इंश्योर करता है ना, इसको इसकी एक्यूरेसी को निकालने में दिक्कतें आती हैं। इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड फॉर्म, मतलब बड़े अलग लैंग्वेज में होता है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता, समझ लो ना। मतलब एक तरीके से वही वाली बात है कि डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होती है, जिसको आता है वो समझ सकता है, जिसको नहीं आता वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। मतलब अपनी इसकी अलग लैंग्वेज होती है, क्लियर है। और जिसको आती है वही लैंग्वेज को पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, बट ऑब्वियस बात है। जर्नल बनाने में बल्कि है तो बनाने में इसे समय लगेगा, एकदम से नहीं बनेगा। और लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बट ऑब्वियस बात है, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल की कमी होती है। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं, समझना जरा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, बाय प्रोफेशन तो मैं भी सीएमए हूँ, यानी कि मुझे भी इस चीज की नॉलेज है। अपनी कंपनी के जो फाइलिंग्स वगैरह हैं जो जाती हैं मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाती हैं, ये जीएसटी की रिटर्न जाती है, टीडीएस जाता है, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ बट मैं नहीं करता, क्लियर है, किसी से करवाता हूँ। अब ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने कंट्रोल में तो कर ही ना, किसी और का कंट्रोल है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये मुझे नहीं पता, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कई बार जैसे आपके मम्मी पापा का बिजनेस होगा, वो खुद अकाउंट नहीं बनाते, एक अकाउंटेंट रखा हुआ होगा उन्होंने। अब वो अकाउंटेंट सही कर रहा है गलत कर रहा है उन्हें नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा का ट्रस्ट होगा, हाँ अकाउंटेंट है तो सही कर रहा होगा, सही डेबिट सही क्रेडिट ही लगा रहा होगा। जरूरी नहीं है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल नहीं आ रहा। वही अगर पापा मम्मी या किसी एक को नॉलेज होती तो उसकी कमियां देख सकते थे, कंट्रोलिंग कर सकते थे। तो इसमें इंटरनल कंट्रोल का होना बड़ा मतलब कमी होती है, मतलब बार बार बंदा नहीं देखता। इसका फॉर्मेट बड़ा आसान है, देख लो। जनरल का फॉर्मेट पहले इन दी बुक्स ऑफ मिड ऑफ द पेज लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी एंटिटी है उसका नाम लिखा जाता है, इन दी बुक्स ऑफ रामलाल एंड ब्रदर्स, इन दी रामलाल एंड सन्स, एविस स्टडी, विप्रो, मतलब कंपनी का नाम एंटिटी का नाम आता है। जर्नल, याद रखना, डेट, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। अकाउंट के अंदर YMD फॉर्मेट यूज होता है। कहीं पर भी तुम जर्नल बनाओ, तुम लेजर बनाओ, तुम ट्रायल बैलेंस बनाओ, तुम कोई भी कुछ भी बनाओ, अकाउंट के अंदर ईयर मंथ डेट ये फॉर्मेट यूज किया जाएगा। सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है, उसके बाद तुम्हारा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिखा जाता है, और फिर नरेशन लिखी जाती है। पहले जो डेबिट हो रहा है एस्पेक्ट वो डेबिट करो, फिर थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने के लिए तुम टू लिखते हो, टू का मतलब है कि ये वहां पर जो अकाउंट आ रहा है ना वो क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट का मतलब है ये वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये वाला डेबिट वाला अकाउंट है और ये क्रेडिट वाला अकाउंट है। इसका अमाउंट डेबिट में, इसका अमाउंट क्रेडिट में। यहाँ पर आता है LF, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, दैट इज पेज नंबर ऑफ लेजर बुक, पेज नंबर ऑफ लेजर बुक। अब लेजर फोलियो ना उन बच्चों को तुम्हें समझ में आएगा जब तुम्हें लेजर आ जाएगा। प्रैक्टिकली जब तुम लेजर समझ लोगे तब तुम्हें लेजर LF का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, तो चिंता मत करो, लेजर जब पढ़ाऊंगा इसके बाद तब तुम्हें सारी बातें क्लियर कर दूंगा। जर्नल एंट्री बनाने के बाद तुम क्या लिखते हो मेरे बेटे जी, नरेशन लिखते हो। याद रखना नरेशन क्या होती है। नरेशन के ऊपर भी तुमसे क्या पूछा जा सकता है, एक मतलब एक नरेशन की एक डेफिनेशन दे देंगे और बोल देंगे कि इसे क्या बोलते हैं, नरेशन। देखो लिखा भी है नरेशन की डेफिनेशन, मैंने क्या लिखी है, नरेशन मींस समरी ऑफ रिस्पेक्टिव पास्ट जर्नल एंट्री। जो भी तुमने जर्नल एंट्री बनाई है डेबिट और क्रेडिट करके, उसकी समरी को आप नरेशन कहते हो। इट इज डिफाइंड फॉर विच ट्रांजेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव जर्नल एंट्री हैज बीन पास, मतलब आपने जर्नल एंट्री किस बात को लेके बनाई है वो ये बताता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ड ऑफ बीइंग, ये बीइंग लगा के ही शुरू होता है, मतलब नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से ही होगी। मेरे बेटा मैं बार बार बोलूंगा, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसे नरेशन बोलते हैं, नरेशन। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया इसकी बीइंग बताना जरा, बीइंग बेटा बीइंग बताना जरा, बीइंग बेटा बीइंग क्या होता है, बीइंग नहीं होता, नरेशन कहते हैं। एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। कई टीचर फोर्थ से भी शुरुआत करवाते हैं, बट मैंने अब तक अपना जितना कैरियर है या मैंने खुद भी जब पढ़ा था तो बीइंग ही लगाते हैं नॉर्मली। मोस्टली टीचर ऑथर बीइंग यूज करते हैं, फोर कम जगह यूज होता है, कोई बहुत कम लगाते हैं। नाउ
लेजर फोलियो मीन्स, देखो स्टार का मतलब देख रहा है, ये स्टार, ये देखो ये रहा एक स्टार, ये डबल स्टार है, देखो ये डबल स्टार। लेजर फोलियो मीन्स एट विच पेज ऑफ लेजर रेस्पेक्टिव जर्नल एंट्री इज पोस्टेड। Always debit is equals to credit whether accountant pass single entry और compound entry। सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री क्या होती है बताऊंगा आराम से, चिंता मत करो। बस इन्होंने बोला कि हमेशा दिमाग में रखो डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आएंगी आएंगी। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी के अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, पहले बता के चल रहा हूँ आपको ये। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट नोट बता के चल रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, और तुम्हें अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे तो बच्चे प्रैक्टिकल तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर थ्योरी में कहते हैं ये क्या था। बात क्लियर हो गई, आ जाओ इंपॉर्टेंट नोट। तो बेटा सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री इसकी अभी हम बात करेंगे। व्हेन एंटरप्राइज कंबाइन, देखो कंपाउंड एंट्री कैसे कहते हैं, व्हेन एंटरप्राइज कंबाइन मतलब जोड़ते हैं टू और मोर ट्रांजेक्शन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल ट्रांजेक्शन, जब दो या तीन ट्रांजेक्शन को जोड़कर एक ट्रांजेक्शन बनती है तो उसे कंपाउंड कंपोजिट जर्नल एंट्री या कंपाउंड एंट्री भी, इसे कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। दोबारा बोलो, कंपोजिट जर्नल एंट्री या कंपाउंड एंट्री भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। फॉर पासिंग जर्नल एंट्री, फॉर पासिंग कंपोजिट एंट्री, ये याद रखना भैया, एक एग्जांपल देके बता देना। देखो जर्नल एंट्री सबको आती है, सबको आती है, जिसको नहीं आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखो, मान के चलो जनवरी की 30 तारीख में हमने दो खर्चे पे करे, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एक तो मैंने रेंट पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट, मान के चलो बैंक के थ्रू पे करा टू बैंक, सपोज 1000 रुपये। मैंने सैलरी पे करी, सैलरी भी खर्चा, खर्चा बन के डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा पता क्या है, ये जो अलग अलग एंट्री बन रही है ना, ठीक है, ये जो अलग अलग एंट्री बनी है, सपोज 2000 रुपये, इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री, और डेबिट ऑलवेज वॉज टू क्रेडिट, ये तो पता ही है तुम्हें। अब अगर मैं बोलूं इसे कंबाइंड करो, तो देखो कंबाइंड क्या होगी, कहते हैं एक बार में ही रेंट डेबिट कर दे, एक बार में ही सैलरी को डेबिट कर दे, जहां तू बैंक अलग अलग क्रेडिट कर रहा था वहां एक बार में क्रेडिट कर दे, मतलब जोड़ दे 1000, 2000 और 3000। बात क्लियर हो गई, 1000, 2000 और 3000, ठीक है ना, जनवरी की 30 तारीख। इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, कंपोजिट एंट्री कहते हैं या कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो हाँ या ना, 100% क्लियर है मेरी बात। इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री या यस सर। कंपोजिट एंट्री कहते हैं। एमसी की क्वेश्चन है अपने आप में ये। अब इसके पीछे बात समझना, दो एंट्री कंबाइन कब हो सकती है, मैं भी पढ़वाऊंगा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। वो ट्रांजेक्शन पहले बार सेम डेट पर होनी चाहिए, तभी कंपाउंड हो पाएंगी। मतलब सर अगर ये मान के चलो ये जनवरी की 30 तारीख को ना होगी, ये जनवरी की 31 तारीख को होती ना, तो तुम कंपाउंड नहीं कर सकते। कंपाउंड करने के लिए ट्रांजेक्शन सेम डेट पे होनी जरूरी है, अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन तुम कंबाइन नहीं कर सकते। क्लियर है ये नहीं है, सेम डेट होनी जरूरी है। दूसरी बात, एक ना एक अकाउंट कॉमन होना जरूरी है, जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट कॉमन है, कॉमन चाहे वो डेबिट में कॉमन आ रहा हो क्रेडिट में, बात क्लियर होगी, उसे कंपाउंड एंट्री बोलेंगे, तभी आप कंपाउंड कर पाओगे। एक अकाउंट कॉमन अकाउंट होना चाहिए और सेम डेट पर होना चाहिए। पढ़ो, देयर इज वन और मोर कॉमन अकाउंट, दिख रहा है देखो, कॉमन अकाउंट होना जरूरी है इन सच ट्रांजेक्शन विच विल बी कंबाइंड, जिन ट्रांजेक्शन को तुम कंबाइन कर रहे हो। एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी सेम, ट्रांजेक्शन की डेट सेम होनी चाहिए। कंपाउंड के रूल हैं ये, याद रखना, अपने आप में ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। बात क्लियर हो गई। सर कंपोजिट एंट्री तो वो होती है ना जो कंबाइन होके होती है, ये तो सिंगल सिंगल है। आप बेटा वही तो मैंने बोला है, आप दो एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। जब से कंबाइन हो जाएगी तब इन्हें कंपोजिट कहेंगे ना। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये इस वक्त सिंगल है, समझ गए, और इस वक्त ये मिंगल है, मतलब कंपोजाइट है, समझ रहे हो अब। यस सर। यही तो बोला है मैंने भी। इसको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा एंट्री बनाने का। सपोज मुझे राम से पैसा मिला, तो तुम एंट्री क्या बनाते थे बेटा, बोलना, कैश अकाउंट डेबिट, और मान के चलो तुमने राम को डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, ये भी एक सिंगल एंट्री है, इसे कंबाइंड एंट्री मत बोल देना। बात क्लियर हो गई, ये भी एक सिंगल एंट्री है। चलो
कॉम्पोजिट जनरल एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। देखो तो वही मैंने बोला, कंपोजिट को तुम कंपाउंड भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ जनवरी 4, जर्नली जर्नली जनरल एंट्री, ये ध्यान से पढ़ना बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। Generally, journal entry require more than one page. Then it should be noted that debit credit total is carried forward by using word carry forward or balance CD to the bringing the next page by using word brought forward and balance BD. At the end of the accounting year, grand total is casted and written as grand total. Process of totaling of debit and credit column is called casting. तो बेटा देखो हमने यहाँ पर एक पढ़ा है कि जर्नल एंट्री जब तुम बनाते हो तो वो एक पेपर पे बनाओगे, मतलब एक मान के एक रजिस्टर पे बनाओगे। एक रजिस्टर की एक लिमिट होती है, मतलब एक जब रजिस्टर खत्म हो जाएगा तो तुम नेक्स्ट पेज पे जाओगे, उस पे लिखोगे, फिर थर्ड पेज पे जाओगे, उस पे लिखोगे। तो ये कहते हैं कि जैसे तुम वन पेज टू अनदर पेज ट्रांसफर होंगे तो पहले वाले पेज का टोटल कर दो और उस टोटल को क्या करो, सेकंड पेज पे ले जाओ, फिर सेकंड पेज का टोटल करो, जब वो खत्म हो जाए थर्ड पेज पे ले जाओ, फिर थर्ड पेज का टोटल करो, फिर फोर्थ पेज, मतलब ये टोटल लगातार ट्रांसफर होते रहना चाहिए। यहाँ लिखा है जब तुम यहाँ पर तुम कैरी फॉरवर्ड या सीडी यूज करो और वहां ब्रॉड फॉरवर्ड या बीडी यूज करो, यानी कि जैसे मान के चलो ये तुम्हारा पेज नंबर 01 है और जब तुम पेज नंबर 02 पे जाओगे तो कह रहे यहाँ पर तुमने जितनी भी एंट्री लगाई है, जितनी भी तुमने एंट्री डेबिट क्रेडिट करा है, ये डेबिट कॉलम है, तो यहाँ पे तुम करो टोटल, यहाँ पे लिखो कैरी फॉरवर्ड, या तो लिखो कैरीड फॉरवर्ड या फिर लिखो बैलेंस सीडी और टोटल यहां लिखो, और फिर यही टोटल क्या करो यहां पे ले जाओ ब्रॉड फॉरवर्ड करके, ब्रॉड फॉरवर्ड या बैलेंस बीडी लिख दो, कुछ भी एक चीज, दोनों मत लिखो, यहाँ पे सेम अमाउंट। क्लियर है ही नहीं है बात, क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे फिर अपनी ट्रांजेक्शन शुरू कर दो, डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें करना है। फिर यहाँ पर क्या करो, जब तुम यहाँ से पेज नंबर 3 पे जाओगे तो फिर यहाँ पर तो अगेन क्या करोगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मतलब सीडी, और यहाँ क्या कर दोगे बीडी। बात क्लियर हो गई। लेकिन कह रहे जब तुम लास्ट पेज पे होंगे तो लास्ट पेज पे क्या करना, बिल्कुल ऐसे देखो, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, इसे बोलते हैं टोटल, सिंबल ऑफ टोटल, टोटल का सिंबल है, ऊपर सिंगल नीचे डबल, मतलब आप ग्रैंड टोटल करने जा रहे हो। और यहां लिख देना ग्रैंड टोटल, कि आपने पूरे साल भर में कितने रुपए की ट्रांजेक्शन करी है, टोटल कितना टोटल डेबिट करा है, कितना टोटल क्रेडिट करा है। ये इस तरीके से काम करेगा तुम्हारा। क्लियर है। अब देखो बेटा, टू पासिंग जर्नल एंट्री वी हैव 2 अप्रोचेस। अब देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, ये बातें आप सभी को पता है कि हमारे पास 2 अप्रोचेस होती है एंट्री बनाने की, मतलब जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक है ट्रेडिशनल मेथड, इसे आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हो, इसे आप मॉडर्न मेथड, इसे आप मॉडर्न अप्रोच भी कहते हो। इस याद रखना, मॉडर्न अप्रोच के नाम भी होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, समझ गए। ये अपने आप में एक और एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। क्या कहते हैं इसे बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इट मींस अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मतलब अकाउंट को तुम क्लासिफाई कर सकते हो, बांट सकते हो 2 वेज पर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने आप में। 2 वेज, 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। देखो ट्रेडिशनल का मतलब होता है ओल्ड इज गोल्ड, परंपरागत। क्लियर है। अब बड़े इन चीजों को समझते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बोलूंगा। देखो ट्रेडिशनल कहता है कि मेरे बेस पर अगर तुम्हें कहानी को समझना है तो ये समझ लो कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। क्लियर है। यानी कि पर्सनल और इम्पर्सनल। अकाउंट के 2 नेचर होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है जहां पर पर्सन होते हैं, और इम्पर्सनल जहां पर पर्सन नहीं होते। इम्पर्सनल में आते हैं 2 कैटेगरी, रियल और नॉमिनल। इसे आप टेम्परेरी भी कहते हो, इसे आप नोशनल भी कहते हो, बनावटी अकाउंट। नॉमिनल, नोशनल, टेम्परेरी। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, वो पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, भगवान की देन है। कुत्ता बिल्ली सांड बिजार, पर्सन की बात कर रहे हैं हम, कुत्ता बिल्ली सांड बिजार की बात नहीं कर रहे हम। नेचुरल पर्सन, पर्सन 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल को हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। लीगल पर्सन वो होते हैं जो भगवान ने नहीं बनाए, कानून ने बनाए, यानी कि कानून किसने बनाया, इंसानों ने। तो कानून द्वारा बनाए गए पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडी, क्लब, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन। इस दुनिया में चलने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं,
बैंक हैं, बिजनेस हैं, दुकानें हैं। अकाउंट कहता है ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सब बनावटी इंसान है। यानी कि एविस स्मार्ट स्टडी एक बिजनेस है, अकाउंट की नजरों में वो भी एक इंसान है, आर्टिफिशियल इंसान, बनावटी इंसान, जिसे इंसान माना जा रहा है, जबकि नेचुरली वो इंसान नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा रिमझिम, स्वाति, तनिष्का, मनन, ईशान, उन्नति, विवेक, ये सब कौन है, क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान की बनाई हुई हम एक मीनार हैं, मतलब है ना, भगवान के द्वारा बनाया गया है। दैट इज क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचुरल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं मेरे बेटा जी, वो सारे पर्सन जो किसी न किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो किसी नेचुरल आर्टिफिशियल की जगह आ जाते हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। रियल में क्या आता है, कहते हैं ऑल एसेट एक्सेप्ट डेटर, डेटर भी छोड़ते हैं बेटा, बैंक बैलेंस भी छोड़ते हैं, क्योंकि बैंक भी कहाँ जाता है, देखो ये बैंक यहाँ जाता है, और डेटर भी, डेटर कहाँ आते हैं, डेटर और क्रेडिटर, ये सब पर्सन में आ जाते हैं। क्योंकि डेटर कौन होते हैं, जिनसे मुझे रुपए लेने हैं, क्रेडिटर कौन होता है, जिनको मुझे रुपए देने हैं। तो बेटा जिनसे रुपए लेने हैं वो भी इंसान, जिनको देने हैं वो भी इंसान, और इंसान कहाँ आता है मेरे बेटा जी, पर्सनल में। तो डेटर होते तो हमारी एसेट है, बट वो इधर नहीं आते, रियल में नहीं आते, कहाँ आते मेरे बेटा जी, वो पर्सनल में, क्योंकि वो पर्सन होते हैं। क्लियर है। फिर आता है तुम्हारा नॉमिनल। नॉमिनल में मेरे बेटा क्या आता है, ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, ऑल इनकम, प्रॉफिट, गेन, रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बोल सकते हो। क्लियर है, जो कमाया और गवाया वो सब नॉमिनल, नोशनल, टेम्परेरी में आता है। जितने भी इनकम और एक्सपेंस है वो सब नॉमिनल है। याद रखना मेरे बेटा जी, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, गेन, रेवेन्यू नॉमिनल है। जितनी भी एसेट है सारी रियल है। दो एसेट छोड़ देना, डेटर भी हमारी एसेट है, उसे छोड़ देना, बैंक छोड़ देना। क्यों, क्योंकि डेटर और बैंक हमारे पर्सन में आ जाते हैं, बैंक हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में चले जाते हैं, और डेटर क्रेडिटर आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंट, आर्टिफिशियल या नेचुरल, कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई तुमसे पूछे सारी लाइबिलिटी किधर आती है, सारी लाइबिलिटी पर्सनल होती है, या तो वो नेचुरल होंगी या आर्टिफिशियल होंगी या रिप्रेजेंटेटिव। 100% की गारंटी है, सारी लाइबिलिटी आंख मीच के पर्सनल में डाल देना, बात खत्म, गलत कभी नहीं होगा। क्लियर है, आई बात समझ में नहीं आई, बड़े आगे। आ गई सर। अब देखो, ये मैंने बना दी बेटा एक सूची, इसे पढ़ना आराम से, बड़े प्यार से सूची बनाई है बेटा मैंने, और बताऊंगा कौन कौन से पढ़ना, ठीक है। इनमें से भी आ जाएंगे अब तुमसे क्वेश्चन, क्या पूछेंगे तुमसे, जैसे पूछ लिया, बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नर ऑफ द अबव। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पर, ये देखो, ये लाइन खिंच गई यहाँ पर, ये समझ गए, ये कैटेगरी। तो पर्सनल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सन में आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, और मैंने पता है सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ये सारी सूची मैंने बना रखी है ऑलरेडी, सारे इंपॉर्टेंट जिन जो जो तुमसे मोस्टली पूछे जाते हैं बच्चों से इन एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि नोट्स मैंने तब बनाए थे जब सीपीडी पढ़ाना शुरू करा था मैंने बच्चों को। क्लियर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका सीपीटी का एग्जाम क्या आता था, एमसीक्यू में ही आता था। अब वैसे ही एग्जाम तुम्हारा आने वाला है, तो तब बनाए थे ये नोट्स मैंने, ठीक है। तो मेन मेन जितने पूछे जाते थे सारे लिखे मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, कैपिटल, ड्राइंग, बीपी, बिल्स सर पेबल। हमसे तो बस ऐसे पूछा जाता है ना कि पर्सनल कौन सा, रियल कौन सा और नॉमिनल कौन सा, इसके पार्ट थोड़ी ना पूछे जाते हैं कि नेचुरल कौन सा, आर्टिफिशियल कौन सा और हाँ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, क्यों नहीं पूछे जा सकते, कहाँ लिखा है ऐसा ओके पूछे सर। जा सकते हैं, क्यों नहीं पूछे जा सकते। और सबसे ज्यादा पता है ये वाले इसके एग्जाम्पल आते हैं रिप्रेजेंटेटिव के, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। क्यों, मैंने भी देखो, मैं क्या और भी टीचर पढ़ाते हुए कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट बताते हैं, हालांकि मैंने सारे बता रखे हैं, ये बताना चाह रहा हूं मैं, मैंने सारे बता रखे हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जब मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हो, और जब वही मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग बोलते हो। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट किसकी जगह आ रहा है, मालिक की जगह आ रहा है। मालिक कौन है, नेचुरल, मतलब मालिक का नाम रीयूज नहीं हो रहा। क्लियर है, मालिक का नाम यूज नहीं हो रहा, उसके लिए क्या यूज हो रहा है, कैपिटल ड्राइंग। तो ये कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं मालिक को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, मैं इनकी जर्नल एंट्री तुम्हें बनानी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर ही नहीं है, और मैंने जिन बच्चों को पहले सिखाई थी उनको मैंने साथ साथ भी क्लियर करा था कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं, सबको बताया था मैंने, कौन सी एसेट है कौन सी लायबिलिटी है, सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, अब देखो लोन फ्रॉम हर्ष,
अगर तुमने लोन लिया है हर्ष से, तो हर्ष तुम्हें पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो हर्ष गिवर है, लेकिन तुम हर्ष को एज अ गिवर तो मानते हो, लेकिन हर्ष अकाउंट ओपन नहीं करते। लोन फ्रॉम हर्ष या हर्ष लोन ऐसे ओपन करते हो। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये वो अकाउंट है जो हर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जितने भी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब ऑल प्रोविजन, यहाँ पे एक चीज और लिखना रह गया, ऑल रिजर्व्स। प्रोविजन रिजर्व भी इधर ही आते हैं, जो मैंने पढ़ाया ना तुम्हें, प्रोविजन सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सब 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 सब। बस ये मेन अकाउंट है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें सबसे ज्यादा। बाकी आप पढ़ के देख लेना मेरे बेटा, बड़ा आसान है। कंपनी, फर्म, एंटरप्राइज नेम, डेटर क्रिएटर, आर्टिफिशियल में डेटर क्रिएटर, नेचुरल में मतलब ये देखो, नवनीत, सीता, सर मोहन, कल भी गीता। क्लास होगी? दोबारा बोलो, क्या कह रही हो? सर कल भी क्लास होगी? बता दूंगा, अभी आगे तो आज के तो पढ़ लो। ओके। कितने बजे तक पढ़ाओगे? बस होने वाला है। सर कल का पेपर है, पढ़ना है। बातें कर लो, चलो बातें करें, आओ और बताओ। सर बढ़िया। चलो, और चाय वाय? सर पीली। नालायक। गोल्डन रूल्स इसके बेस पर देखो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बेस पर बने गोल्डन रूल्स। ये है गोल्डन रूल्स। और क्या है ये तुम्हें पता है यार, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसको तुम खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट में क्लियर कर देता हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसे पढ़ लेने में है कुछ नहीं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहता है, 5 बातें याद कर लो, देखो 5 बातें बनाते पिरामिड, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। इसे ना एक काम करते हैं, अपने तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे क्लास में अरेंज करा था। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। एसेट क्या होती हैं? डेबिट। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम क्या होते हैं? क्रेडिट। क्लियर है? अब इधर देखो बेटा जी, इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? LIC। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, इन्हें क्रेडिट कर दो, बाकी एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे तुम्हें पता है प्लस को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? और प्लस करते हो, प्लस और माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस करते हो। मतलब अगर आप सेम नेचर करोगे तो वो क्या होता है? ऐड होता है, एडिशन होता है, बढ़ता है मामला। लेकिन प्लस को हटाने के लिए क्या करते हो? माइनस। और माइनस को हटाने के लिए क्या करते हो? प्लस। यानी कि अगर आप ऑपोजिट नेचर लेते हो तो वो सब्ट्रैक्ट करता है। बोलो हाँ या ना? सिमिलर ऐसे ही यहां होता है, अगर डेबिट को बढ़ाना चाहते हो तो कहते हैं और डेबिट करो। दोबारा बोल रहा हूं, डेबिट को बढ़ाना चाहते हो तो कहते हैं और डेबिट करो। और डेबिट को हटाना चाहते हो, हटाना है, हटाना है, घटाना है, एक ही बात है, कहते हैं उल्टा कर दो। डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट। ऐसे ही क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के लिए अपोजिट, डेबिट। क्लियर है? अगर सेम नेचर होगा तो मामला इंक्रीज है, ऐड होगा। हाँ है ना? इंक्रीज है, ऐड होगा। और अपोजिट नेचर होगा, डेबिट का क्रेडिट होगा या क्रेडिट का डेबिट होगा, यानी वो सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज होगा। इसके पीछे बड़े सारे MCQ पे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो, ये देखो लिख दिया मैंने। बताओ एसेट क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? अब देखो, एसेट डेबिट है, अगर एसेट तुम्हारे पास और आएंगी तो संपत्ति बढ़ेगी। तो संपत्ति क्या होती है? डेबिट। इसे बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? देखो और डेबिट। लेकिन संपत्तियां घटेंगी, संपत्ति जारी तुम्हारे पास से, तो क्या होगा? क्रेडिट। संपत्ति घट रही है, मतलब डेबिट को बढ़ाने के लिए, एसेट को बढ़ाने के लिए और डेबिट, और एसेट को घटाने के लिए क्रेडिट। कुछ भी हो, जैसे यहीं देख लो एक्सपेंस, डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट। जबकि क्रेडिट वाला देखो, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट इंक्रीज में, और क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट। तुमसे MCQ क्वेश्चन में ना पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है कि अगर तुमने फर्नीचर परचेस करा है तो तुम्हारी एसेट घटी है या बढ़ी है? तो तुम कहना भैया अगर फर्नीचर परचेस करा है, सुन लो, सुन लो, ठीक है, मान लीजिए उधारी में फर्नीचर टू मोहन एंट्री बनती है नॉर्मली, मोहन से परचेस करा है, तो हम बोलते हैं कि भैया हाँ हमारी एसेट बड़ी है, इंक्रीज, तो हमने डेबिट करा होगा। तो ये कुल मिला के तुमसे पूछते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, ये चीज पूछ लेते हैं।
लास्ट, बस। टाइप्स ऑफ एंट्री, एंट्री कितने तरीके की होती है? नॉर्मल, जो तुम्हें ऑलरेडी आती है, जितनी भी एंट्री होती है वो नॉर्मल है। कंपाउंड, जो एंट्री कंपाउंड हो सकते हैं उन्हें कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, काउंटर एंट्री। क्लियर है? ये है मेन, जिसमें काउंटर एंट्री के बारे में मोस्टली बच्चे जानते होंगे जिन्होंने मुझसे कैश बुक पढ़ लिया है। काउंटर एंट्री वो एंट्री होती थी जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, एक साथ आते हैं और अपोजिट नेचर में आते हैं। मतलब अपोजिट नेचर का मतलब है बैंक डेबिट है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट है तो बैंक डेबिट होगा, मतलब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, काउंटर एंट्री है। रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन सी होती है, कोई पूछे तो? रेक्टिफिकेशन एंट्री वो होती है अगर तुमने अपने खातों में कुछ गलती कर दी है, एंट्री बनाने में, लेजर में, पोस्टिंग में गलती कर दी है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए तुम जो जनरल एंट्री पास करोगे उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। मतलब जो आपने एंट्री बनाई है अगर उनमें कोई गलती हो गई है तो गलतियों को सुधारने के लिए जो जनरल एंट्री बनती है उसे रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बता दी थी कि जो एक साल के एंड में, जैसे आपने एक साल एसेट यूज करी बट वो बच गई, उसे अगले साल भी यूज करना है। आपकी लायबिलिटी थी जो तुमने इस साल पे नहीं कर पाए, इस साल पे नहीं कर पाए तो अगले साल पे करोगे। तो यानी कि एक साल के एंड में जो एसेट और लायबिलिटी बच जाती है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, जो एक साल के एंड में एसेट और लायबिलिटी बच जाती हैं उन एंट्रियों को तुम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हो, क्योंकि वो एसेट अगले साल यूज होंगी क्योंकि बच गई हैं। जो लायबिलिटी पे नहीं कर पाए, इस साल पे नहीं कर पाए, अगले साल पे करेंगे, बच गई हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तुम दो एंट्री बनाते हो, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग एंट्री। जैसे 2011 की एसेट और लायबिलिटी 2012 में ट्रांसफर करोगे, दोबारा बोल रहा हूं, 2011 की एसेट तुम 2012 में ट्रांसफर करोगे तो बेटा याद रखना मेरे बेटा, 2011 में पास करोगे क्लोजिंग एंट्री और 12 में की स्टार्टिंग डेट पे पास करोगे ओपनिंग एंट्री। ये पास होगी एंट्री एंड डेट पे और ये एंट्री पास होगी बिगिनिंग वाली डेट पे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये बात समझ के चलना, क्लोजिंग और ओपनिंग। कंपाउंड नॉर्मल मैंने बात कर ली थी। ट्रांसफर एंट्री, हालांकि ट्रांसफर एंट्री की बात में कई बच्चों के साथ कर भी चुका हूं, लेकिन ट्रांसफर एंट्री होती क्या है? देखो, मैंने बताया कि पूरे साल भर में, सुनते रहना मेरे बेटा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली आएगा, पूरे साल भर में आप इनकम करते हो और एक्सपेंस करते हो, सारे खर्चों को पूरे साल भर में डेबिट 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 करते हो और सारी इनकम को क्रेडिट 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 करते हो। तो बेटा एट दी एंड क्या होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, वो तुम एक जगह ट्रांसफर कर देते हो और वो होता है पीएनएल अकाउंट। तो बेटा ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है ना, इनकम और एक्सपेंस या किसी एक बैलेंस को, किसी एक अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? किसी भी बैलेंस को, किसी भी अमाउंट को एक अमाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री बनती है उसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। कुल मिला के मेरे बेटे ये सारी थ्योरी थी जर्नल की। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके उन्होंने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, पढ़ा होगा और पुराना तो रिकॉल हो ही गया होगा तुम्हारा। क्लियर है? ये नहीं है? ऐसे हम लेजर की भी थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी रूप देंगे, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.